बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में आज हम बात करेंगे नेटवर्क्स ऑफ वर्कस्टेशंस की और उसके साथ डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी का कॉन्सेप्ट एक साथ आएगा। तो थोड़ा कोर्स आउटलाइन में हम देख लें, चूँकि आपको आइडिया है कि हम हर लेक्चर में थोड़ा सा अपना जायज़ा लेते हैं कि हमने कितना और कौन सा टॉपिक पढ़ लिया है, कौन सा अभी चल रहा है। तो आज हम टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कोर्स आउटलाइन में यू कैन सी दिस इज़ नेटवर्क्स ऑफ वर्कस्टेशंस डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है, अंडरस्टैंड करना है कि वर्कस्टेशन क्या होता है। चूँकि पहले लेक्चर से और जनरल में आपको ये बात बताता आया हूँ कि हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट का जो नाम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हमें पहले ये देखना है वर्कस्टेशन क्या होता है। वर्कस्टेशन अ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम देन मेन स्ट्रीम पर्सनल कंप्यूटर्स। पहली बात ये कि ये जो हमारे पीसी हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, उनके मुकाबले में हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स होते हैं वर्कस्टेशन। That is basically designed for a single user and has advanced graphic capabilities, large storage capacity and a powerful central processing unit। तो इसके जो मल्टीपल स्ट्रेंथ्स हैं, जो इसकी हाई परफॉर्मेंस है, उसमें कोर स्ट्रेंथ इसकी क्या है? एक तो ये कि इसकी ग्राफिक जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो इसका ग्राफिक कार्ड है वो ज़्यादा हाई क्वालिटी होगा, इसकी स्टोरेज ज़्यादा होगी और इसका सीपीयू ज़्यादा पावरफुल होगा और इसके साथ जो आपकी मेमोरी है वो भी अंडरस्टूड है। ठीक है जी, चूँकि मेमोरी ने, रैम ने आपके सीपीयू को सपोर्ट करना होता है। अ वर्कस्टेशन इज़ मोर कैपेबल दैन अ पर्सनल कंप्यूटर बट इज़ लेस एडवांस्ड दैन सर्वर। लेकिन सर्वर से ये इसकी कैपेबिलिटीज़ कम होती हैं। वी कैन से कि जो पर्सनल कंप्यूटर हैं उनसे जो ग्रेटर है वो वर्कस्टेशन है और वर्कस्टेशन से जो ग्रेटर है मशीन वो आपका सर्वर है। विच कैन मैनेज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ पेरिफेरल पीसेज और वर्कस्टेशंस एंड हैंडल इमेंस डाटा प्रोसेसिंग एंड रिपोर्टिंग टास्क। तो सर्वर है उसके काम भी ज़्यादा हैं, वो बहुत सारे पीसीज को, वर्कस्टेशंस को मैनेज करता है, टैकल करता है और उसके अलावा डाटा प्रोसेस कर रहा होता है। तो सिंपल हम कंक्लूड आपको बता दिया, यूँ कर सकते हैं कि आपका पीसी से हायर वर्कस्टेशन और वर्कस्टेशन से हायर आपके सर्वर आ जाते हैं। पुराने ज़माने में पीसी का और वर्कस्टेशन का डिफरेंस ज़्यादा था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम एज यू नाउ हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स में, पीसीज में, लैपटॉप्स में जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, जो ग्राफिक कार्ड्स हैं और जो स्टोरेज है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो चुकी है। अब वर्कस्टेशन और पीसी के दरमियान बहुत लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं है। ठीक है जी, हमारे नॉर्मल जो अच्छी रेंज के पीसी हैं वो भी अप्रॉक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू वर्कस्टेशन बन जाते हैं। वर्कस्टेशन वर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द कंप्यूटर मार्केट टू प्रेजेंट एडवांस्ड एक्सेसरीज एंड कोलैबोरेशन टूल्स। तो ये आपकी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये फर्स्ट आपका सेगमेंट था जिसमें कोई एडवांस्ड एक्सेसरीज इंट्रोड्यूस की गई थी। ठीक है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी चीप होने के साथ साथ और टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांसमेंट के बाद आपके पीसीज में भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, वो मतलब सस्ती हो गई। The increasing capabilities of mainstream PCs in the late 1990s have blurred the line between PCs and technical और scientific workstation। अब वो जो उनके दरमियान डिस्टिंग्विश है, जो एक हेल ऑफ डिफरेंस था, वो तकरीबन ब्लर हो गया है, वो तकरीबन ख़त्म हो गया है। हमारे नॉर्मल पीसीज आप देखें वो भी अच्छे खासे पावरफुल होते हैं, उनके ग्राफिक्स, उनके जो 4K तक ग्राफिक्स, इससे भी ज़्यादा अगर आप कोई अच्छा ग्राफिक कार्ड यूज़ करें और आपकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़, आपके मेमोरी वगैरह, स्टोरेज वगैरह 5 TB तक तो आपकी हार्ड आ गई हैं, नॉर्मल आप यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो अब वो जो एक
डिफरेंस था, एक जो लाइन थी वो तकरीबन ख़त्म हो गई। नेक्स्ट इज नेटवर्क ऑफ वर्क स्टेशंस। नाउ की टर्म इसके लिए यूज की जाती है नेटवर्क ऑफ वर्क स्टेशंस। अब नेटवर्क मैंने इसलिए भी आपको डिफाइन नहीं किया कि नेटवर्क का आपको पहले से आइडिया है। नेटवर्क क्या होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं या वर्क स्टेशंस हैं, वो इकट्ठे किसी भी मैकेनिज्म से किसी केबल के ज़रिए से वायरलेसली वो आपस में कनेक्टेड हैं और कोलैबोरेटिवली काम कर रहे हैं। अब जो नेटवर्क ऑफ वर्क स्टेशन है इसको अब हम देखते हैं। हाई स्पीड नेटवर्क्स and rapidly improving microprocessor performance make networks of workstations an increasingly appealing vehicle for parallel computing। चूँकि वक्त के साथ साथ प्रोसेसिंग इम्प्रूव हो गई, ठीक है जी, और उसके अलावा जो नेटवर्किंग और हमारे कम्युनिकेशन में जो बेटरमेंट आई, दोनों की बेस पे नेटवर्क्स ऑफ वर्क स्टेशन इन्वेंट हो गए। ठीक है, वर्क स्टेशन को आप एक छोटा सर्वर कह सकते हैं। अब नेटवर्क ऑफ वर्क स्टेशन क्या, जैसे हम उर्दू में कहावत बोलते हैं, पढ़ते हैं, 1 1 और 2 11। ठीक है जी, अगर 2 वर्क स्टेशन मिल जाएं, 10 वर्क स्टेशन मिल जाएं, उनका आपस का नेटवर्क बन जाए, तो माइट भी पॉसिबल कि वो सर्वर से भी ज़्यादा पावरफुल बन जाए। तो ये नेटवर्क ऑफ वर्क स्टेशन जो है ये क्या है जी, अपीलिंग व्हीकल फॉर पैरेलल कंप्यूटिंग। तो इसे अपीलिंग व्हीकल या व्हीकल पता क्यों कहा गया, क्योंकि पैरेलल कंप्यूटिंग जो है ये समझ लें कि हमारी डेस्टिनेशन है। अब पैरेलल कंप्यूटिंग के लिए कई एक वेज हो सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आपने किसी डेस्टिनेशन पे जाना है, कराची जाना है, लाहौर जाना है, तो वो आपकी डेस्टिनेशन है और उसके लिए बेशुमार मेथड्स आप यूज़ कर सकते हैं, कार, बाइक, ठीक है जी, लोकल ट्रांसपोर्ट, ट्रेन। तो पैरेलल कंप्यूटिंग क्या है जी, ये डेस्टिनेशन है या ये हम अचीव करना चाह रहे हैं, और उसके लिए नेटवर्क ऑफ वर्क स्टेशन ये एक मेथड है और ये अपीलिंग मेथड है, अपीलिंग व्हीकल है। ठीक है जी। By relying solely on commodity hardware and software, networks of workstations offer parallel processing at a relatively low cost। अब यहाँ पर commodity हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की उसने एक नई टर्म यूज़ की है कि इनकी वजह से, commodity की वजह से जो हमारे पास ये पैरेलल प्रोसेसिंग है या पैरेलल कंप्यूटिंग है, ये बहुत कम कॉस्ट में अचीव की जा सकती है। So that we have to understand what is the commodity hardware। ठीक है, अब ये क्या है, commodity hardware unlike purpose built hardware sometimes known as off the shelf hardware, इसका एक और नाम off the shelf is a computer device or IT component that is relatively inexpensive, widely available and basically interchangeable with other hardware of its type। तो यूँ समझ लें कि जिस तरह से आपने रेंट पर हार्डवेयर लिया हुआ है, ठीक है, चीप भी है, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं और वो वाइडली अवेलेबल भी है। बेशुमार एग्जाम्पल आप इसकी ले सकते हैं। बजाय इसके कि आप एक अपनी, जैसे यहां पे उसने टर्म यूज की है पर्पस बिल्ड हार्डवेयर, आप कोई गाड़ी परचेज कर लें, ठीक है जी, आपकी फैक्ट्री है, उसके लिए गाड़ी परचेज कर लें, वो आपकी पर्पस बिल्ड जो है वो व्हीकल होगी। ठीक है, तो कमोडिटी हार्डवेयर के मुकाबले में क्या है कि आप कोई रेंट पे ले लें। अब जो बिजनेसमैन है वो इस बात को बड़ा क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बजाय इसके आप 40 लाख 50 लाख की गाड़ी लें, एकदम से इतना पैसा आप इन्वेस्ट करें, आप कोई गाड़ी रेंट पे अगर हायर करते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसका रेंट भी दे देते हैं और आपको वो चीप भी पड़ती है फॉर द लॉन्गर रन, अगर आप देखें तो। ठीक है, तो ये तकरीबन सेम कॉन्सेप्ट है। अगर आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट चेंज भी होती हैं, एक बात तो ये कि ये इनएक्सपेंसिव है, ठीक है जी, ये कौन सा आपकी पर्सनल यूज वाली गाड़ी है कि वो आप खुद उसको टेक केयर करोगे,
ये तो आपके एम्प्लॉयज़ होंगे, तो आप अगर रेंट पे लेते हो तो जो ऑनर होगा वो खुद ही उसको टेक केयर कर रहा होगा। इनएक्सपेंसिव इस सेंस में कि आपकी ओवरऑल एक जो इनिशियल कॉस्ट है वो कम हो जाती है। वाइडली अवेलेबल से क्या, मैं एग्जांपल अभी आपको दे रहा हूँ, वाइडली अवेलेबल से क्या मुराद है कि जी अगर आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप वो गाड़ी अपनी चेंज कर लो। अगर आपको ज़्यादा कैपेसिटी वाली चाहिए, कम वाली चाहिए, चेंज कर सकते हो और इंटरचेंज आप कर सकते हो अपने हार्डवेयर को। तो इसी तरह से यहाँ पे एक और कमोडिटी हार्डवेयर के लिए टर्म यूज होती है क्लाउड कंप्यूटिंग के भी। उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट होता है कि आप हार्डवेयर क्लाउड कंप्यूटिंग की काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं या काफ़ी सारी उसकी टाइप्स हैं। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आप यूज़ कर लेते हो, आप प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यूज़ कर लेते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस आप यूज़ करते हो, और बेशुमार सर्विसेज हम यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारी सर्विसेज हम फ्रीली यूज़ करते हैं। गूगल की जितनी भी सर्विसेज हम यूज़ कर रहे हैं ना, वो आपकी क्लाउड सर्विसेज हैं। ईमेल आप यूज़ करते हो तो वो आपकी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। समटाइम आप स्टोरेज एज अ सर्विस यूज़ कर रहे हो, तो वो भी क्या है जी, वो कमोडिटी सॉफ्टवेयर, कमोडिटी सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो जैसे हार्डवेयर है बिल्कुल उसी तरह से आपका सॉफ्टवेयर है, तो इसी तरह से आपका कमोडिटी सॉफ्टवेयर भी आ जाता है। अच्छा जी, अ नेटवर्क ऑफ वर्क स्टेशंस मल्टी प्रोसेसर में बी realized as a processor bank, a number of processors dedicated for the purpose of providing computing cycles। आप जरा रिकॉल करें, हमने कहा था कि जो ये नेटवर्क ऑफ वर्क स्टेशंस है, एक तो वर्क स्टेशन जनरली सिंपली वो इटसेल्फ उसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज ज़्यादा है, उसकी स्टोरेज ज़्यादा है, उसका सारा ओवरऑल अगर आप देखें तो पावरफुल कंप्यूटर है। फिर वो एक नेटवर्क बना हुआ है। अब अगर हमारे पास कोई बड़ा प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए आता है तो वो क्या करता है, वो आपको एक प्रोसेसर बैंक के तौर पे सर्विसेज दे रहा होता है, जिसमें बहुत सारे प्रोसेसर्स डेडिकेटेडली, स्पेशल डेडिकेटेड कहते हैं जब कोई बंदा, कोई काम, कोई सिस्टम, कोई कंप्यूटर, कोई वर्क स्टेशन किसी काम के ऊपर डिप्यूट हो जाए कि तुमने करना ही ये है। डेडिकेटेड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग कंप्यूटिंग साइकिल। एक प्रोसेसर कंप्यूट कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, फिर दूसरा कर रहा है, फिर सारे इकट्ठे कर रहे हैं और आपस की उनकी कोलैबोरेशन भी है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताया कि कोलैबोरेशन, उसको सारे हार्डवेयर को चलाने के लिए हमें कंपैटिबल सॉफ्टवेयर भी चाहिए, ठीक है। अब वो कंपैटिबल सॉफ्टवेयर कोलैबोरेट करवाता है। जो आपकी बिग प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, किस प्रोसेसर ने कौन सा पार्ट करना है, दूसरे प्रोसेसर ने उसका दूसरा पार्ट प्रोसेस करना है, फिर उसको कोलैबोरेटिवली प्रोसेस करते करते एंड पे उसको सम अप भी करना होता है रिजल्ट्स को। ऑल्टरनेटिवली इट में कंसिस्ट ऑफ अ डायनेमिकली वेरिइंग सेट ऑफ मशीन्स ऑन विच आइडल साइकिल्स आर यूज्ड टू परफॉर्म लॉन्ग रनिंग कंप्यूटेशन। इसकी एक और वेरिएशन भी है, वो क्या कि आपके जो वर्क स्टेशन है वो काम कर रहे हैं ऑटोनोमसली, वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जब वो फ्री होते हैं, जब उनका प्रोसेसर फ्री होता है, ठीक है। चूंकि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में दो टर्म्स पढ़ी होंगी, एक होती है सीपीयू बर्स्ट, एक होती है आईओ बर्स्ट। टर्म आपने सुनी होगी। आईओ बर्स्ट टर्म यूज की जाती है वो टाइम, वो ड्यूरेशन जब आपका जो कंट्रोल यूनिट है वो किसी काम को मुकम्मल करवाने के लिए उसे यूज़र से इनपुट या आउटपुट रिक्वायर्ड होती है। ना सिर्फ यूज़र से हो सकता है, उसे डाटा रिक्वायर्ड हो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से, वो भी तो आईओ ही है, वो भी तो इनपुट ही ले रहा है ना, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से डाटा ले रहा है, या फिर डाटा वो शो कर रहा है। तो जिस दौरान में आपकी आईओ बर्स्ट चल रही होती है, आपका जो सीपीयू है वो आइडल होता है, ठीक है। बाज प्रोसेसेस, बाज प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो कि आईओ बाउंड होती हैं, जिनमें आईओ बहुत ज्यादा हो रही होती है। बाज प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जो कि सीपीयू बर्स्ट उसमें ज्यादा चल रही होती है, उसमें प्रोसेसिंग ज्यादा होती है, इनपुट आउटपुट बहुत कम होती है।
तो दूसरी ऑल्टरनेटिव जो इसकी सिचुएशन बता रहा है वो क्या बता रहा है, कंसिस्ट ऑफ अ डायनेमिकली वेरिइंग सेट ऑफ मशीन्स, वो डिफरेंट आपकी डायनामिक मशीन्स हैं, वर्क स्टेशंस हैं, ऑन विच, उन पर क्या हो रहा है, जो आइडल साइकिल्स हैं, जब वो वाली मशीन आयो बस्ट कर रही है, आयो कर रही है, उस वक्त जो आपका सीपीयू है वो आइडल होगा। तो जो आइडल साइकिल्स हैं, सीपीयू साइकिल्स, आर यूज्ड टू परफॉर्म लॉन्ग रनिंग कंप्यूटेशन। कोई और एक और आपका कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन थी जो कि लंबा प्रोसेस है, लॉन्ग रनिंग कंप्यूटेशन है, वो उस दूसरे प्रोसेस के आयो बस्ट के दौरान जब सीपीयू बस्ट फ्री है वो लॉन्ग रनिंग प्रोसेस को टाइम दे रहा है। बात समझ आ गई? ठीक है, एक आपका मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूं। फर्ज करें ये आपका लॉन्ग रनिंग एक प्रोसेस है, ठीक है, लॉन्ग रनिंग कंप्यूटेशन है, और आपका जो वर्क स्टेशन है वो अपना काम कर रहा है, अपने टास्क परफॉर्म कर रहा है, और उसमें वो सीपीयू साइकिल चला, दरमियान में एक आइडल हुआ सीपीयू फॉर व्हाट रीजन, आयो बस्ट। ठीक है, उस आयो बस्ट में क्या था जी, उस आयो बस्ट में ये आपका जो सीपीयू है वो फ्री है, आपका सीपीयू साइकिल आइडल है। तो उस टाइम में फर्ज करें यहां से यहां तक आपका आयो बस्ट चल रहा था और सीपीयू फ्री था। अब वो सीपीयू क्या करेगा, वो सीपीयू इस प्रोसेस को कंप्यूट करेगा। जैसे नॉन वेजिटेरियन है और वेजिटेरियन है, एक किस्म के जो पीपल हैं वो जो वेजिटेरियन वो सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं और आप चिकन वगैरह नहीं खाते, और दूसरे जो हैं वो आपके मतलब चिकन वगैरह खाते होंगे, वेजिटेबल्स नहीं खाते होंगे। ऐसे ही कुछ आयो बाउंड प्रोसेसेस होते हैं, कुछ सीपीयू बाउंड होते हैं। तो जो सीपीयू जो आयो बाउंड है उनके दरमियान आइडल साइकिल ज्यादा आते हैं, और उन आइडल साइकिल्स में दूसरे लॉन्ग टर्म प्रोसेसेस को टाइम दिया जा सकता है। In the later case, the hardware cost is essentially zero, since many organizations already have extensive workstation network in place. इसमें हार्डवेयर कॉस्ट जीरो क्यों कह रहा है, क्योंकि वो जो आपके सिस्टम थे, मशीन्स थी, जैसे उसने बताया कि जी सेट ऑफ मशीन्स हैं और वो अपने आइडल साइकिल में इसको आप यूँ समझ सकते हो कि कोई बंदा कहीं पे जॉब कर रहा है, अपने ऑफ टाइम में उसने एक्स्ट्रा से कोई काम किया हुआ है, तो उसका वो जाहिर बात है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी ना। तो यहाँ पर क्या जी, आपकी जो कॉस्ट है वो ज़ीरो इसलिए है कि वो मशीनें तो पहले ही डेडिकेटेडली कोई और काम कर रही हैं, सिस्टम्स किसी और पर्पज़ के लिए डिप्लॉयड हैं। जब उनका आइडल साइकिल आता है, उस आइडल साइकिल में ये एक बड़ा प्रोसेस है, बड़ा प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने में वो अपना आइडल साइकिल यूज़ कर रहे हैं। बात समझ आ गई? जिस तरह से हम हमारी सोसाइटी में आप देखते हैं कि NGOs वर्क कर रही होती हैं, ठीक है, वो क्या होता है, मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स या पीपल अपनी अपनी फील्ड में वो सर्विसेज दे रहे हैं, वो डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे थोड़ा सा टाइम अपना फारिग वक्त, अपनी एडिशनल वो मसरूफियात भी एक बना लेते हैं पॉजिटिव, और वो एक फलाही काम भी कर रहे हैं। और उनको जो NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे फर्ज करें काम कर रही है, उनको कॉस्ट क्यों नहीं पड़ रही कि वो जनाब उसको फलाही काम समझ के बंदा कर रहा है, वो किसी फील्ड का प्रोफेशनल अपने फारिग टाइम में वो हफ्ते में 1 घंटा निकालता है, ठीक है, फर्ज करें पढ़ा जाता है बच्चों को, ठीक है जी। ऐसे ही वो सिस्टम अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आइडल साइकिल में वो ये लार्जर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चूंकि सिंस मैनी ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी हैव एक्सटेंसिव वर्क स्टेशन नेटवर्क इन प्लेस, उनके हर ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ कामों के लिए वर्क स्टेशन लगे हुए हैं। अगर उसमें हर वर्क स्टेशन थोड़े से साइकिल, अपने आइडल साइकिल यूज करते हुए एक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो उनको एडिशनल कॉस्ट नहीं पड़ रही। फॉर एग्जाम्पल, कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसमें एक वर्क स्टेशन अकाउंट्स को डील कर रहा है, दूसरा वर्क स्टेशन एडमिशंस को डील कर रहा है ऑनलाइन ये वो, तीसरा वर्क स्टेशन कोई और इस तरह का काम कर रहा है, आपके स्टूडेंट कंप्लेंट्स को देख रहा है। और उसी यूनिवर्सिटी का एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है एलुमनी का, जो आपके
एक्स स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी कोई डेटाबेस बनी हुई है। अब उसका सेपरेट उस तरह से उतना पावरफुल वर्क स्टेशन नहीं बनाया गया। वो पहले जो डेडिकेटेड वर्क स्टेशन थे, कोई काम कर रहे थे, उनके आइडल साइकिल में ये वाला काम भी अचीव हो रहा है आपके एलुमनी प्रोजेक्ट पे भी। तो ये मैंने आपको एक बड़ा मतलब के कैलकुलेटर से एग्जांपल दी है, तो इसकी और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, improvements in processor speed and network bandwidth and latency allow networked workstations to deliver performance approaching or exceeding supercomputer performance for an increasing class of applications। ये वही एग्जाम्पल सेम जो मैंने आपको एट द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर कही थी, 1.1 और 2.11। ठीक है, कहता चूंकि जो हमारे प्रोसेसर्स की स्पीड है वो इम्प्रूव कर गई है, नेटवर्क बैंडविड्थ और जो लेटेंसी इश्यूज थे वो हमारे इम्प्रूव कर गए हैं। तो जो नेटवर्क्ड वर्क स्टेशन है, ये 2.11 वाली बात, जो नेटवर्क्ड वर्क स्टेशन है ये अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तकरीबन अप्रोचिंग और एक्सीडिंग, तकरीबन या उससे भी ज्यादा, किससे ज्यादा, सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा, या तो सुपर कंप्यूटर के बराबर या उससे भी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इसको एक और मैं एग्जांपल आपको रियल वर्ल्ड से मतलब देता हूं। फर्ज करें 2 रेसलर्स हैं, एक बड़ा कमाल का रेसलर है, उसके मुकाबले में 3 रेसलर आ गए जो कि इतने अच्छे नहीं हैं। माइट भी पॉसिबल वो 3 जो क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी के रेसलर, वो क्लास ए के रेसलर को गिरा दें, उसे हरा दें। ठीक है जी, तो सेम सिचुएशन है, आपके जो नेटवर्क वर्क स्टेशन है वो जब मिल के कोलैबोरेटिवली काम कर रहा है तो वो सुपर कंप्यूटर को भी डिफीट कर देते हैं। तो जो आपकी इंक्रीजिंग क्लास ऑफ एप्लीकेशंस है, इससे मुराद वो एप्लीकेशंस हैं जो जिनकी कंप्यूटेशन ज़्यादा हो, जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है जी, अब यहाँ पे साथ इसके कॉन्सेप्ट आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी का। चूंकि ये नेटवर्क ऑफ वर्क स्टेशन है, वर्क स्टेशन इटसेल्फ एक ऑटोनोमस मशीन है। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियसली कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आपके जो मल्टी चिप प्रोसेसर देखे थे, हमने मल्टी प्रोसेसर देखे थे, जो हमने मल्टी कोर प्रोसेसर देखे थे, वहाँ पे शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट आता है। चूंकि वो एक ही चिप पर ज्यादा प्रोसेसर लगे हैं या एक मशीन के अंदर ज्यादा प्रोसेसर लगे हैं, वहां पर शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट आता है। अब ये जो सिस्टम है ये ऑटोनोमस सिस्टम है। ठीक है, एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम के साथ अगर कंपैरिजन करें तो पहले सिस्टम की मेमोरी अपनी है, दूसरे की मेमोरी अपनी है। तो यहां पर नेटवर्क ऑफ वर्क स्टेशंस में कॉन्सेप्ट आएगा डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी का। ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी रेफर्स टू अ मल्टीप्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम इन विच ईच प्रोसेसर हैज इट्स ओन प्राइवेट मेमोरी। हर एक की अपनी मेमोरी है। ठीक है, माइट बी पॉसिबल हर एक वर्क स्टेशन के अपने, यानी कि इंटरनली अपने अंदर उसके क्या हो कि जी मल्टी कोर प्रोसेसर हो और वहां पर उसकी अपनी शेयर्ड मेमोरी हो। लेकिन जब हम वर्क स्टेशंस की आपस की बात करेंगे तो नेटवर्क ऑफ वर्क स्टेशन में मेमोरी डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। वो नेटवर्क के थ्रू कोलैबोरेशन है, उनकी कोऑर्डिनेशन है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन उनकी जो मेमोरी है वो अपनी अपनी है। कंप्यूटेशनल टास्क कैन ओनली ऑपरेट ऑन लोकल डाटा। अब हर जो वर्क स्टेशन है उनमें जो कंप्यूटेशन हो रही है, जो प्रोसेसिंग हो रही है, वो लोकल डाटा के ऊपर परफॉर्म हो रही है। एंड इफ रिमोट डाटा आर रिक्वायर्ड, रिमोट डाटा से मुराद है दूसरे, रिमोट कहते हैं दूर वाली चीज, जैसे हम टीवी का कहते हैं ना रिमोट, वो है रिमोट कंट्रोल। असल में टीवी को आप दूर से कंट्रोल कर रहे हैं। रिमोट डाटा से मुराद ये है वो डाटा जो कि आपकी मशीन में नहीं है, किसी एक मशीन में वर्क स्टेशन में नहीं है, उसने दूसरे वर्क स्टेशन से लेना है। दैट डाटा विल बी कॉल्ड एज रिमोट डाटा। If remote data are required, the computational task must communicate with one or more remote processors. उनको remote processors के साथ communicate करना पड़ेगा। Data should be requested and data will receive.
रिक्वेस्ट की जाएगी कि ये डाटा चाहिए, वो मिल जाएगा। ठीक है जी। लेकिन मोस्टली कंप्यूटेशन लोकल डाटा के ऊपर ही परफॉर्म हो रही होंगी। ये इसका आर्किटेक्चर है, आप देख सकते हैं। आपका ये नेटवर्क बना हुआ है, यहाँ पे कोई ऐसी आर्किटेक्चर में कोई ऐसी स्पेसिफिकेशन तो नहीं है कि ये नेटवर्क ऑफ वर्क स्टेशंस है, लेकिन ये जो आपकी एक सीपीयू है, एक जो नोड आपकी बना रहा है लॉजिकली, ये आपका एक कंप्यूटर है, एक वर्क स्टेशन है, ये दूसरा है। ठीक है जी। और ये इनका एक नेटवर्क है जो कि आपस में किसी डिवाइस के ज़रिए से कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। और इनकी आप देखें जो मेमोरी है वो सेपरेट है। मैंने प्रीवियसली भी आपको बताया था, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। हो सकता है ये जो वर्क स्टेशन है, ये जो कंप्यूटर है, इसको हम नाम देते हैं ए का। पॉसिबल है कि इस ए वर्क स्टेशन में इस सीपीयू की मल्टी कोर हो, ज्यादा कोर हो, इस एक ए कंप्यूटर के मल्टी प्रोसेसर हो, और इस कंप्यूटर के जो उन प्रोसेसर्स के हिसाब से मेमोरी यहाँ पे शेयर्ड भी चल रही हो, शेयर्ड मेमोरी चल रही हो प्रोसेसर्स की। ठीक है। लेकिन हम जो डिस्ट्रीब्यूटेड कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ए कंप्यूटर, बी वर्क स्टेशन, या कंप्यूटर और सी वर्क स्टेशन, इनके कॉन्टेक्स्ट में तो इनकी मेमोरी डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है जी। और यूं भी समझे कि जब हम ओवरऑल बात करेंगे पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की, तो मल्टीपल इश्यूज हमारे इकट्ठे हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। जब हम एक पैरेलल कोई कंप्यूटिंग सिस्टम बनाएंगे तो उसमें शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट भी आएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड का भी आएगा, और भी काफी सारे इश्यूज आएंगे। In a distributed memory system, there is typically a processor, a memory and some form of interconnection if remote data is required. वो interconnection ये देखें, ये आपको जो ये जो केबल नज़र आ रही है, ये इसके ज़रिए से आपका interconnection है। ठीक है। एक interconnection होता है, एक इंट्रा कनेक्शन होता है। इंटरकनेक्शन से मुराद क्या है कि इस डिवाइस ए का डिवाइस बी और डिवाइस सी के साथ कनेक्शन, दैट इज कॉल्ड इंटरकनेक्शन। इंट्रा कनेक्शन क्या है? इस एक सीपीयू के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स को, अगर मल्टी प्रोसेसर हैं, उनका आपस का कनेक्शन। एग्जाम्पल, इंटरनेशनल क्या होता है? मल्टीपल कंट्रीज, उनका आपस का कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा है जी किसी स्पोर्ट्स का, उसमें एक कंट्री है पाकिस्तान, एक कंट्री इंडिया है, कंट्री अमेरिका है, कंट्री इंग्लैंड है, तो ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट है। इंटरनेशनल क्या होगा? अगर पाकिस्तान की बात करें, एक पंजाब की टीम है, एक सिंध की है, एक जो है वो केपीके की है, एंड सो ऑन, उनका आपस का कंपटीशन। तो ये इंटर कम्युनिकेशन अगर रिक्वायर्ड है, मतलब एक सिस्टम की दूसरे सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है, तो वो कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। वो मैकेनिज्म क्या है कि आपका नेटवर्क है। नेटवर्क के जरिए से किसी भी डाटा की रिक्वेस्ट की जा सकती है और वो डाटा उसको कंप्यूटर को मिल जाता है। चलें जी, एक प्रोसेसर होता है, मेमोरी होती है, एंड सम फॉर्म ऑफ इंटरकनेक्शन दैट अलाउज प्रोग्राम्स ऑन ईच प्रोसेसर टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। वो हर प्रोसेसर के प्रोग्राम को दूसरे प्रोसेसर के प्रोग्राम या डाटा के साथ कनेक्ट करवा सकता है इफ रिक्वायर्ड, राइट। नाउ प्रोग्रामिंग इश्यूज डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी के, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम शेयर्ड मेमोरी एग्जांपल भी दी थी कि जैसे बाइक है, शेयर्ड है, कॉस्ट कम हो गई है, लेकिन इश्यूज हैं। जिसने यूज करनी है उसको पहले एक स्केड्यूल बना होना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही हर चीज के अगर बेनिफिट्स हैं तो उसके कोई चैलेंजेस भी हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी के चैलेंजेस क्या हैं, प्रोग्रामिंग इश्यूज क्या हैं, सॉफ्टवेयर लेवल के इश्यूज क्या हैं। चूंकि आपको पहले भी बताया कि हार्डवेयर अगर है पैरेलल, अगर हार्डवेयर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस पैरेलल हार्डवेयर को, डिस्ट्रीब्यूटेड हार्डवेयर को, उससे काम लेने के लिए हमें ऐसा सॉफ्टवेयर भी चाहिए, ठीक है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट कर रहा हो। इसी डायग्राम से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक ऐसा ओएस चाहिए जो एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम का कुछ हिस्सा इस सीपीयू को असाइन कर रहा है, इस सीपीयू को
सी को कुछ हिस्सा बी को कर रहा है, कुछ ए को असाइन कर रहा है प्रोसेस का हिस्सा, ठीक है, और एंड पे उस सब को सॉल्यूशन को आपस में वो कंबाइन भी करता है। तो कुछ प्रोग्रामिंग इश्यूज भी, कुछ सॉफ्टवेयर लेवल के इश्यूज भी हैं। द की इशू इन प्रोग्रामिंग डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी सिस्टम इज हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द डाटा ओवर द मेमोरीज। क्योंकि डाटा आपका एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डाटा आपका कॉमन हो सकता है। इट इज अ पूल ऑफ प्रोसेसर्स, पूल ऑफ नेटवर्क ऑफ वर्क स्टेशंस, ठीक है जी। तो कैसे डाटा को रेप्लिकेट किया जाएगा, किस तरह से डिफरेंट मेमोरीज में डाटा अपना आपका शेयर किया जाएगा, वो उसके ये एक इशू है। डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम सॉल्व, जो फिल वक्त प्रॉब्लम है, जो आप यानी कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा है उस प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है। द डाटा कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड स्टैटिकली और इट कैन बी मूव्ड थ्रू द नोड्स। वो स्टैटिक डाटा डिस्ट्रीब्यूट कर दे। वो ही प्रीवियस एग्जांपल देख लें, अगर एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है जी, और उसके मल्टीपल वर्क स्टेशन है, एक वर्क स्टेशन अकाउंट्स को डील कर रहा है, ए वर्क स्टेशन अकाउंट को डील कर रहा है, बी वर्क स्टेशन एडमिशंस को डील कर रहा है, ठीक है जी, सी वर्क स्टेशन आपका कोई स्टूडेंट कंप्लेंट्स को डील कर रहा है। अब डाटा है आपका, अब डाटा इन तमाम मेमोरीज में कैसे जाएगा? अगर आपके जो है वो अकाउंट्स का इशू है तो अकाउंट इज रिलेटेड टू स्टूडेंट्स। इफ इट इज अबाउट एडमिशन, एडमिशंस आर रिलेटेड टू स्टूडेंट्स। इफ इट इज अबाउट कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स आर आल्सो रिलेटेड टू स्टूडेंट्स, सो दैट डाटा आपका स्टैटिकली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ठीक है जी। स्टैटिकली से मुराद क्या था? स्टूडेंट का यहां पे आ जाता, टीचर्स का यहां पे आ जाता, ठीक है, नॉन टीचिंग स्टाफ का यहां पे आ जाता। हालांकि जो मैंने आपको सिनेरियो बताया है, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम में भी आपका स्टूडेंट का डाटा आना है, एडमिशन में भी स्टूडेंट का डाटा आना है, और अकाउंट्स में भी स्टूडेंट का फी वगैरह आनी है, ठीक है जी। तो दो यहाँ पे उसने बताई है, कहता है जी या तो आपका डाटा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए स्टैटिकली, कि एक वर्क स्टेशन पे जो डाटा है वो दूसरे पे ना हो, जो दूसरे पे है वो तीसरे पे ना, वो स्टैटिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और इट कैन बी मूव्ड थ्रू द नोड्स, या फिर ये नोड के दरमियान चलता रहे, शेयर होता रहे। तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम जो सॉल्व हो रही है। मैंने आपको यूनिवर्सिटी डिफरेंट सिस्टम्स की, सब सिस्टम्स की बात की है। माइट भी पॉसिबल कोई ऐसा सिस्टम हो जहां पे एक डाटा एक वर्क स्टेशन पे रहे, दूसरा ग्रुप ऑफ डाटा दूसरे वर्क स्टेशन पे रहे, वहां पे आपको डाटा मूव ना करना पड़े, वो स्टैटिकली पड़ा रहे, ठीक है जी। डाटा कैन बी मूव्ड ऑन डिमांड और डाटा कैन बी पुश्ड ऑन टू द न्यू नोड्स इन एडवांस। या तो कोई नोड डाटा की डिमांड करती है, रिक्वेस्ट करती है, तब उसको उस वर्क स्टेशन को डाटा मिल जाए, ठीक है, एक तो ये सिनेरियो हो सकता है। या फिर आप एडवांस में, आपको पता है, ओएस को पता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जानता है कि फलां वर्क स्टेशन को प्रोसेसर को डाटा चाहिए होगा, वो एडवांस में भी मूव करवा सकता है। ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। ये सारी स्ट्रेटजीज स्पेसिफिक नहीं है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। प्रोसेसर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड, वो इन स्ट्रेटजीज में से कोई भी स्ट्रेटजी के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकता है, ठीक है जी। जिस तरह से एक कॉलेज होता है, कॉलेज के पास बेंच ऑफ टीचर्स है, अलॉट ऑफ टीचर्स हैं, उनको पता है ये हमारे पास डिफरेंट 20 क्लासेस चल रही हैं, 20 क्लासेस के ये 100 सब्जेक्ट्स हैं, तो उनको पता है हमने कौन सा सब्जेक्ट किस टीचर को असाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल, दिस क्लास इज प्रॉब्लमैटिक, they should have a competent, most experienced teacher. This class is at their initial stages, initial semesters, ठीक है, और सब्जेक्ट भी बड़ा इजी नेचर का है, इनको हमें कोई मिड लेवल का टीचर, कोई जिसका एक्सपीरियंस कम है, वो भी असाइन किया जा सकता है, ठीक है जी। तो डिफरेंट सिचुएशंस होंगी। जैसे कॉलेज के पास
बेंच ऑफ टीचर्स है, इसी तरह से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके पास बेंच ऑफ वर्क स्टेशंस है। वो प्रॉब्लम सॉल्व जो कर रहा है उसके मुताबिक प्रोसेसर, स्ट्रेटजीज, आपका डाटा मूव करना है, ऑन डिमांड आपका डाटा पहले एडवांस में सेंड कर देना है, स्टैटिक डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, डायनामिक होनी है, या क्या क्या करना है, वो उसके पास सारी स्ट्रेटजीज हैं, वो उसको ऑन डिमांड करता रहता है, ऑन द अप टू द सिचुएशन वो इंप्लीमेंट करता रहता है। ठीक है। डाटा कैन बी केप्ट स्टैटिकली इन नोड्स इफ मोस्ट कंप्यूटेशन हैपन लोकली। अगर आपकी कंप्यूटेशन लोकल है फिर वो स्टैटिक डाटा होगा। एंड ओनली चेंजेस ऑन एजेस हैव टू बी रिपोर्टेड टू अदर नोड। अगर एक एज ने एक वर्क स्टेशन ने कोई चेंज की है तो वो चेंज आपके दूसरे वर्क स्टेशन, ओवरऑल वर्क स्टेशन जो ओवरऑल डाटा है वहां पे चेंज आपकी वो अपडेट कर दी जाएगी। ठीक है। फर्ज करें अगर आप यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम में इसको समझना चाहें, एक स्टूडेंट अकाउंट डिपार्टमेंट में जाता है और वो कहता है जी मैं अपना बैंक चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है। अगर मैंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी है, या वो एडमिशन डिपार्टमेंट में जाता है स्टूडेंट, वो कहता है जी मेरा CNIC गलत लिखा हुआ है, वो मैं चेंज करना चाहता हूँ। वहाँ पे उसने डाटा चेंज रिक्वेस्ट सबमिट की, डाटा चेंज हो गया, वो चेंज आ गई डाटा में। अब वो जो चेंज है जो आपका एडमिशन वाला वर्क स्टेशन था वो बाकी वर्क स्टेशंस में भी चूंकि सेम डाटा है वहाँ पे वो जो चेंज है उसको वो अपडेट कर देगा। ठीक है जी। An example of this is simulation where data is modeled using a grid non-interactive workload। अब ग्रिड कंप्यूटिंग भी एक होती है। ग्रिड कंप्यूटिंग में मेन उसका फैक्टर क्या है? नॉन इंटरेक्टिव वर्कलोड होता है। एक का वर्कलोड दूसरे के वर्कलोड्स के ऊपर वो कोई शेयर्ड नहीं है, इंटरेक्शन नहीं है आपस की उनकी। एंड ईच नोड सिमुलेट्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ द लार्जर ग्रिड। इसकी अगर अच्छी एग्जांपल आपको देना चाहूँ, आपको ये बड़े बड़े फ्लैक्स नजर आते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए। ठीक है। उसको अगर आप देखें, बहुत बड़ा फ्लैक्स है आपका, 400 बाय 600 फीट का कोई बोर्ड है, उसके ऊपर फ्लैक्स लगना है, तो आपका क्या ख्याल है वो इकट्ठा एक दफा प्रिंट होगा? फीट कह ले, एग्जाम्पल है ना, तो वो आपका लाजमी तो नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि वो आपका इकट्ठा प्रिंट हो। वो आपके मल्टीपल फ्लैक्स प्रिंट होंगे और उसके ऊपर वो जोड़ दिए जाएंगे इंटेलिजेंटली। ठीक है जी। जैसे यहां पे कह रहा है ईच नोड सिमुलेट्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ लार्जर ग्रिड। अब वो जो स्मॉल पार्ट को सिमुलेट किया जा रहा है, अल्टीमेटली एट द एंड उनको आपस में जोड़ना भी है, जैसे मैंने आपको फ्लैक्स की एग्जांपल दी है। ठीक है। उनको आपस में जोड़ना कैसे है? ऑन एवरी आइट्रेशन नोड्स इन्फॉर्म ऑल नेबरिंग नोड्स ऑफ द न्यू एज डाटा। जैसे आपका कोई भी फ्लैक्स का पार्ट, फर्ज करें ये आपका बड़ा बोर्ड था, ये आपका बड़ा एक बोर्ड है और उसके ऊपर ये छोटा सा एक फ्लैक्स है। अब इसके जो एजेस हैं आपको पता होना चाहिए ये एज किस दूसरे फ्लैक्स के साथ जुड़ना है। ठीक है। ये वाला एज किस पार्ट के साथ जुड़ना है, इंटीग्रेशन डिटेल्स। ठीक है। तो फिर देखें ऑन एवरी आइट्रेशन नोड्स इन्फॉर्म ऑल नेबरिंग नोड्स ऑफ द न्यू एज डाटा। वो उसकी इंफॉर्मेशन शेयर कर लेंगे कि ये वाला अगर ए फ्लैक्स था, इसको किसके साथ, इसका टॉप पार्ट किसके साथ जुड़ना है, लेफ्ट पार्ट किसके साथ, ए फ्लैक्स का राइट पार्ट, बॉटम पार्ट एंड सो ऑन। देयर आर, अच्छा नेक्स्ट इज थोड़ा सा आपका कंपैरिजन है शेयर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी का। चूंकि अगर मैं आपको वापस लेके आऊं, अगर मैं आपके साथ आपकी कोर्स आउटलाइन डिस्कस करूं, तो ये देखिएगा यहां पे आपके हार्डवेयर आर्किटेक्चर्स का एक टॉपिक है। ठीक है जी, हार्डवेयर आर्किटेक्चर्स। अब उसमें सब टॉपिक्स हैं छोटे छोटे। मल्टी प्रोसेसर आ गया, शेयर्ड मेमोरी, नेटवर्क ऑफ वर्कस्टेशन आ गया, डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी, क्लस्टर्स आ गए। इसके अलावा कुछ और भी आर्किटेक्चर हो सकते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है। ग्रिड है और भी बेशुमार आर्किटेक्चर्स हैं। अब यहाँ पे जो आपके हार्डवेयर आर्किटेक्चर है, तो
तो ये जो आपके हार्डवेयर आर्किटेक्चर है, इसमें मल्टी प्रोसेसर, शेयर्ड मेमोरी भी है, नेटवर्क ऑफ वर्कस्टेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी भी है, क्लस्टर्स भी हैं। तो इनका कंपैरिजन देख लें थोड़ा सा। तो एक आपके शेयर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी में दो तरह के आपके प्रोसेसर आ जाएंगे। मल्टी प्रोसेसर, ठीक है जी, वो शेयर्ड मेमोरी भी हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकती है, ठीक है। अब शेयर्ड कौन से होंगे? जैसे मैंने कहा था, मल्टी कोर, मल्टी प्रोसेसर इन अ सिंगल सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड कौन से होंगे? जो आपके ये नेटवर्क ऑफ वर्क स्टेशंस हैं, या इसके अलावा कोई और आर्किटेक्चर भी हो सकता है। फिर मल्टी कंप्यूटर्स, जो मल्टी कंप्यूटर हैं ये आपके डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जैसे ये हैं, ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। मल्टी प्रोसेसर शेयर्ड भी हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकते हैं, और जो मल्टी कंप्यूटर हैं ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इन अ मल्टी प्रोसेसर 2 और मोर सीपीयू शेयर अ कॉमन मेन मेमोरी, वो जो आपके मल्टी कोर आ गए थे, मल्टी प्रोसेसर्स आ गए थे। एनी प्रोसेस ऑन एनी प्रोसेसर कैन रीड और राइट, ये हम प्रीवियस पार्ट है, सिर्फ रिवीजन है आपकी, ठीक है जी। इन शेयर्ड मेमोरी सिंपली बाय मूविंग डाटा टू और फ्रॉम द डिजायर्ड लोकेशन। इन अ मल्टी कंप्यूटर इन कंट्रास्ट ईच सीपीयू हैज इट्स ओन प्राइवेट मेमोरी, ठीक है जी। अब इसकी एग्जांपल दे दी गई है। टू मेक एन एग्रीकल्चर एनालॉजी, अ मल्टी प्रोसेसर इज अ सिस्टम विद अ हर्ड ऑफ शीप ईटिंग फ्रॉम अ सिंगल फीडिंग थ्रू, ठीक है जी। ये आपका एक शीप्स का हर्ड है और ये सिंगल जगह से वो खा रहे हैं। जो आपका हर्ड ऑफ शीप है ये आपके प्रोसेसर्स हैं, और जो आपकी फीड हो रही है वो शेयर्ड मेमोरी है, जो कि हर्ड ऑफ शीप्स के अंदर शेयर हो रही है, वो खाना शेयर हो रहा है। तो हर्ड ऑफ प्रोसेसर्स कह लो, बेंच ऑफ प्रोसेसर्स कह लो, बंच ऑफ प्रोसेसर्स कह लो, ग्रुप ऑफ प्रोसेसर्स कह लो, उनके दरमियान आपकी मेमोरी शेयर होगी तो ये शेयर्ड मेमोरी कहलाएगी, ठीक है जी। इन कंट्रास्ट अ मल्टी कंप्यूटर और ऑन द अदर हैंड इज अ डिजाइन इन विच ईच शीप हैज इट्स ओन प्राइवेट फीडिंग थ्रो, उसके अपनी एक वो जिन्होंने पंजाबी च खुरली कहते हैं, अपनी एक खुरली है। यहां पे एक कंबाइन थ्रो है, कंबाइन खुरली है, ठीक है जी। ये दोनों का डिफरेंट आर्किटेक्चर आ गया। एंड इट इज ऑल अबाउट द शेयर्ड मेमोरी, मल्टी प्रोसेसर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी नेटवर्क ऑफ वर्क स्टेशंस। इसके बाद क्लस्टर्स हैं, क्लस्टर्स भी इससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर वाइंड अप। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।